डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। अर्थात दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों का दमन करने के लिए होती है। सज्जन इसी को ज्ञान, दान और दूसरों के रक्षण के लिए उपयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। एग्री की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पिछला एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, आपके लिए लेकर आए हैं हम कुछ झलकियां पिछले भाग की। देख लीजिए। तो कैसी लगी झलकियां? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होंगी। तो एग्री की उड़ान के सफर को आगे बढ़ाते हैं, आइए हमारे साथ। संस्थान का मुख्य काम है पादपों के जर्म प्लाज्म संरक्षण का। ऐसे में जिस जगह से बीज या जर्म प्लाज्म आता है, उनके साथ उस स्थान के गुण धर्म के साथ खरपतवारों के बीज, बीमारी या कीटों से होने वाली हानियां भी संभावित होती हैं। आइए आपको कृषि क्षेत्र के एक डिफेंस मैकेनिज्म से रूबरू कराते हैं। जैसे हमारे देश में कोई विदेशी घुसपैठिया ना घुस जाए, उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ प्लांट क्वारंटीन। ये डिवीजन ऑफ प्लांट क्वारंटीन इतनी खूबसूरती से और इतनी डिसिप्लिन से काम करता है कि विदेश से आने वाले कीट, कीटाणु या वायरस हमारे खाने के जरिए हम तक ना पहुंच जाएं और हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, उनको ये नेस्तनाबूद करता है और उससे हमारा खाना पौष्टिक बनता है। तो ये डिवीजन ऑफ प्लांट क्वारंटीन काम कैसे करता है, जानना चाहते हैं? आइए। जिस जगह से बीज या जर्म प्लाज्म आता है, उनके साथ उस स्थान के गुण धर्म के साथ खरपतवारों के बीज, बीमारी या कीटों से होने वाली हानियां भी संभावित होती हैं। और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए संस्थान का पादप संगरोध संभाग अपनी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही संस्थान में शोध उद्देश्यों के लिए बीज सहित अन्य रोपण सामग्री के साथ साथ ट्रांसजेनिक पादप सामग्री के रूप में जनन द्रव्यों के आदान प्रदान के लिए संगरोध प्रसंस्करण करने के साथ साथ फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो को नोडल संगठन के रूप में कार्य सौंपा गया है। संगरोध प्रसंस्करण काम को ब्यूरो मुख्यालय स्थित पादप संगरोध संभाग व हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय केंद्र में किया जाता है। संगरोध प्रसंस्करण में नाशीजीवी जैसे कीट, माइट्स, कवक, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमि, खरपतवार की पहचान करके संक्रमित सामग्री को फाइटोसैनिटरी से उपचारित किया जाता है। इस प्रभाग की कार्यविधि को समझें तो यहाँ जनन द्रव्यों के स्वस्थ एवं सुरक्षित आयात निर्यात को सुनिश्चित करता है। संगरोध संभाग व हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय केंद्र हर साल करीब 1.5 लाख नमूनों का संगरोध प्रसंस्करण करता है। हर सैंपल का विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। कीटों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम एक्सरे, रेडियोग्राफी का उपयोग, रोग व्याधियों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, पीसीआर व लैंप आधारित नैदानिक प्रोटोकॉल, LIJ जैसी तकनीकों का सहारा लेना,
संक्रमित सैंपल का भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा उपचार करना शामिल है। आइए अब उस लैब का रुख कर लेते हैं जहां इन कार्यों को संपन्न किया जाता है। रीजनल प्लांट क्वारंटाइन पर देश में इंपोर्टेड जर्मप्लाज्म की जांच की जिम्मेदारी है, जिससे उनके साथ आने वाले विदेशी कीटे और कीटाणुओं की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा ये संभाग देश में आने वाले सभी ट्रांसजेनिक जर्मप्लाज्म को भी जांच करती है। ये सारा जर्मप्लाज्म देश में शोध कार्य के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयाती किया जाता है। साथ ही साथ विदेश को एक्सपोर्ट करने वाले जर्मप्लाज्म को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी जारी करता है। सभी सैंपल्स की कन्वेंशनल और आधुनिक टेक्निक के द्वारा जांच की जा सकती है। साथ ही जिन सैंपल की पूरी तरीका जांच प्रयोगशाला में संभव नहीं है, उनकी हम पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन जांच भी करते हैं। जैव विविधता हमें ये बताती है कि कोई भी देश वानस्पतिक संपदा में पूर्ण नहीं है, लेकिन जरूरी आदान प्रदान से हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। भारत लंबे समय से विभिन्न देशों के साथ जनन द्रव्यों का आदान प्रदान करता रहा है और फसलें अपने मूल निवास से नए क्षेत्रों में लाई और भेजी गई हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कभी यात्रियों ने, कभी व्यापारियों ने, तो कभी आक्रमणकारियों ने जाने अनजाने में नए वातावरण में पौधों को लाने में अपनी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए मुस्लिम आक्रमणकारी अफगानिस्तान से चेरी और अंगूर लाए। पुर्तगाली मक्का, मूंगफली, मिर्च, आलू, शकरकंद, अमरूद, अनानास, पपीता, काजू और तंबाकू लाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से चाय, लीची, लोकार्ड जैसी फसलों से भारत की पहचान कराई। दोस्तों, अब बारी आती है जनन द्रव्य विनिमय एवं नीति इकाई की। यहाँ फसलों के जनन द्रव्य का आदान प्रदान होता है, जो देश के वनस्पतिक संपदा को समृद्ध करने का भरपूर अवसर प्रदान करता है। ये इकाई काम कैसे करती है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। 80 के दशक के अंत तक जर्मप्लाज्म का प्रवाह काफी हद तक अनियमित था, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से आयात के नियमित प्रावधान के लिए एक तंत्र अस्तित्व में आया। औपचारिक आदान प्रदान साल 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना के साथ शुरू हुआ। इस संस्थान ने भारतीय कृषि में विविधता लाने और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सूरजमुखी, सोयाबीन, कीवी फल, ब्लूबेरी, हींग और मोंग फ्रूट जैसी कई नई फसलों को देश में प्रवेश करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। संस्थान की इस बेहद महत्वपूर्ण गतिविधि का संचालन जनन द्रव्य विनिमय एवं पॉलिसी इकाई द्वारा किया जाता है। इस पॉलिसी के पहलुओं को देखें तो वो इस प्रकार काम करती है। NBPGR अन्य देशों से अनुसंधान के उपयोग के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों के आयात के लिए परमिट जारी करने के लिए अधिकृत है। सैंपल के सफल संगरोध निरीक्षण के बाद इन्हें एक विशिष्ट IQ नंबर दिया जाता है। हर सैंपल की डेटाबेस में EC नंबर के रूप में जर्मप्लाज्म की जानकारी होती है। आयातित जनन द्रव्य की सही पैकिंग के बाद इन्हें मांगकर्ता को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस पॉलिसी की मदद से भारत का अन्य देशों के साथ सुरक्षित आदान प्रदान सुनिश्चित हो जाता है। जैसे बाहर से कोई भी अगर इंपोर्ट करना हो, किसी को भी इंपोर्ट करना, कोई भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टर NBPGR ही उसके अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी। जब साइनिंग अथॉरिटी डायरेक्टर साइन करेंगे, ये दूसरे कंट्री में जाएगा, वहाँ के जो मटेरियल देने वाले हैं और इसको चेक करेंगे और तभी उसके बाद ही हम मटेरियल हमें देंगे। इसका मतलब है वो बाहर से मटेरियल आएगा बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद यहाँ क्वारंटाइन होगा। उसके अंदर कोई पेस्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई वीड नहीं है। क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उत्साह में बाहर से मटेरियल ले आते हैं, पता चला कि मटेरियल का 10 पैसे का लाभ हुआ और 90 पैसे का नुकसान हुआ क्योंकि उसके अंदर पेस्ट भी आ गया। तो इसका ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मटेरियल ले आएँ, लेकिन टोटली क्लीन और टोटली अनइन्फेक्टेड मटेरियल हम ब्रीडर्स को दें।
तो दोस्तों अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए आपकी सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? गोवा में अच्छी खेती है वो भी आज सब लोग जान चुके हैं। इवन दो द इंटरलैंड टूरिज्म और द इनलैंड टूरिज्म जो हम बोलते हैं कि वो हम डेवलप कर रहे हैं और लोग सबके बारे में जान रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। गोवा राज्य को आत्मनिर्भर बना पाए हैं? 100% माननीय मोदी जी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की कोविड के कार्यकाल में, और कोविड के कार्यकाल में कहा कि हर सेक्टर में भारत देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। देखिए खास मुलाकात गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के साथ 13 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आइए अब आपका परिचय कराते हैं पादप अन्वेषण एवं जनन द्रव्य संग्रहण विभाग से, जो विशेष रूप से पौधों में जीन, अनुवांशिक भिन्नता और अनुवांशिकता का अध्ययन है। और इस विभाग में क्या क्या हो रहा है, आइए जान लेते हैं। हर्बेरियम एक विधि है जिसमें विभिन्न पादपों का संरक्षण किया जाता है, जिसे या तो सूखे रूप में कागजों, फाइलों में रखा जाता है या फिर अल्कोहल में या परीक्षण द्रव्य में रखा जाता है, जिससे आसानी से उनका अध्ययन किया जा सके और इसके अलावा विलुप्त हो रहे पादपों के सैंपल भी सुरक्षित किए जा सकें। संस्थान में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ICAR के राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में राष्ट्रीय हर्बेरियम है, जिसे NHCP भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जंगली फसलों और खरपतवार का संग्रहण किया जाता है, जिसमें देशी विदेशी दोनों मूलों के पादप शामिल होते हैं। इसके अलावा बीज और कॉर्पोलॉजिकल सैंपल के आर्थिक उत्पाद पूरक संग्रह के रूप में काम करते हैं। NHCP का उद्देश्य पादपों की पहचान, वर्गीकरण, अध्ययन, शिक्षण के लिए संदर्भ संग्रह के रूप में सुरक्षित रखना है। इसके अलावा यहाँ एक प्रसंस्करण कक्ष भी है, जहाँ NHCP में जोड़े जाने वाले नए पदार्थों को संभालने के लिए किया जाता है। इस विभाग का कार्य है कि जो भी हमारी कृषि प्रजातियां हैं या उसके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जिनको हम क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स कहते हैं, उनको देश के विभिन्न कोनों से, चाहे वो हमारे दूरवर्ती इलाके हैं, आदिवासी बहुल इलाके हैं, जो हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो हमारे ये समुद्र के किनारे से लगे हुए जो सुंदरवन का डेल्टा है, ऐसी जगहों से, और दूसरी और जैसे रेगिस्तानी इलाकों से, ऐसी जगहों से इन कृषि प्रजातियों और उनके रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं हम, और उनको हम यहाँ प्रोसेस करके उसको दो तरह के उसमें रखते हैं। एक तो हम कहते हैं जो मीडियम टर्म स्टोरेज MTS में डालते हैं, और दूसरा हमारा जो नेशनल जीन बैंक है, जिसमें हम उसको लंबे समय के लिए, मतलब 20 साल 50 साल तक के लिए हम उनको संग्रहित करते हैं। जीनोमिक संसाधन प्रभाग में कृषि बागवानी फसलों के पादप अनुवांशिक और जीनोमिक संसाधनों के लगातार उपयोग का प्रबंधन, संवर्धन और संबंधित अनुसंधान किया जाता है। साथ ही यहाँ कृषि बागवानी फसलों की किस्मों की GM पहचान की जाती है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं डिवीजन ऑफ जीनोमिक रिसोर्सेज के अंदर, जहां हर प्रकार की फसल की DNA मार्किंग की जाती है, जिससे उस फसल की यूनिक आइडेंटिटी का पता चलता है। अच्छा, एक और काम होता है यहाँ पर जिसे कहते हैं ट्रांसजेनिक डिटेक्शन। अब इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ डिवीजन ऑफ जीनोमिक रिसोर्सेज के अंदर। चलेंगे मेरे साथ, आइए। DNA फिंगरप्रिंटिंग पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा साल 1995 में NBPGR में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की कृषि फसल किस्मों, उनके अनुवांशिक स्टॉक,
भूमि प्रजातियों और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप अनुवांशिक संसाधनों की पहचान के लिए की गई थी। फरवरी 2012 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर जीनोमिक संसाधन प्रभाग कर दिया गया और तब से यह प्रभाग पादप जीनोमिक संसाधनों की गतिविधियों, उत्पादन, उपयोग और संरक्षण पर काम कर रहा है। और अपने प्रयासों से ही भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित 131 अलसी की जीबीएस द्वारा जीनोटाइपिंग का उपयोग करके 68,925 एसएनपी के रूप में जीनोमिक संसाधन विकसित कर चुका है। इसके और कार्यों पर नजर डालें तो उनमें मुख्य कार्य हैं चुनिंदा फसलों की जारी किस्मों की आणविक प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीएम का पता लगाने के लिए आणविक निदान, जीनोमिक संसाधन निर्माण और जैव सूचना विज्ञान। इस विभाग के कार्यों को सरल भाषा में समझने के लिए बात करते हैं प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर राकेश जी से। जीनोमिक संसाधन विभाग मुख्यतः पादप जीनोमिक रिसोर्स के उत्पादन, उसके उपयोग और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग मुख्यतः 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीएम डिटेक्शन। इसके अलावा यह विभाग पादप संसाधन के उत्पादन, उसके संरक्षण एवं उससे संबंधित अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। अरे आप अभी तक यही हैं? अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। इस धरती की मिट्टी ने हजारों वर्ष ऐसी ही फसलों को उगाया है जिसने मानव को भरपूर पोषण दिया। लेकिन समाज जैसे जैसे तरक्की करता गया, बाजारवाद हमारे पोषक तत्वों पर हावी होता गया। डिमांड और सप्लाई की खाई ने हमें उस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हमारे किसान उन्हीं फसलों को उगाने पर अधिक ध्यान देने लगे जो जल्दी तैयार हों और अधिक मुनाफा दें। एक महिला ऐसी भी है जिसने मोटे अनाज मिलेट्स की उस परंपरा को मरने नहीं दिया। सदियों पुरानी धरोहर को संजोने वाली एक महिला जिसने समय की रेत में खोने वाले अनाजों को फिर से जीवित किया। ये कहानी है लाहिरी बाई की, भारत की फार्म लेडी। देखिए रविवार 13 अक्टूबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एकेएमयू इकाई का मुख्य कार्य पादप अनुवांशिक संसाधन सूचना प्रबंधन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पादप अनुवांशिक संसाधन डेटा के प्रबंधन, विश्लेषण और आदान प्रदान से संबंधित सॉफ्टवेयर, कार्यप्रणाली और मानक का विकास व प्रबंधन करना है। साथ ही पीजीआर डेटाबेस और पीजीआर वेब पोर्टल का विकास और प्रबंधन, एनबीपीजीआर वेबसाइट और एनबीपीजीआर ईमेल का विकास और प्रशासन, पीजीआर सूचना विज्ञान और विश्लेषण के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर समाधान और मानकों का विकास और कार्यान्वयन करना है। एकेएमयू ने पीजीआर प्रबंधकों के साथ साथ पीजीआर उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत और संगठित पीजीआर सूचना विज्ञान सेटअप स्थापित किया है, जिसके तहत पासपोर्ट डेटाबेस, जीन बैंक डेटाबेस और मूल्यांकन डेटाबेस सहित पादप अनुवांशिक संसाधन सूचना प्रणाली का विकास और रखरखाव करना, जर्मप्लाज्म एक्सचेंज और संगरोध सूचना प्रणाली, पंजीकृत जन्म प्लाज्म की सूची, पीजीआर पोर्टल शामिल है। एकेएमयू की बड़ी उपलब्धि पीजीआर पोर्टल है, जिससे राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित जर्म प्लाज्म की जानकारी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एकेएमयू ने एनबीपीजीआर वेब मेल सुविधा भी शुरू की है। इस एकेएमयू यूनिट का 3 फंक्शंस हमारे पास में है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मैनेजमेंट है, सेकंड हमारा नेटवर्किंग है, तीसरा हमारा सर्वर मैनेजमेंट है। द सॉल्यूशन हमारा मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में डिफरेंट हमारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल जो भी फैसिलिटीज़ है जो हमारे एनपीजीआर के लिए बेनिफिट होगा, साइंटिस्ट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, वो हम डेवलप करते हैं।
हमारे यहाँ डिफरेंट डेटाबेसेस है ऑन द बेसिस ऑन पीजीआर मैनेजमेंट के बेसिस पे, स्पेशली हमारे इंडिजन कलेक्शन डेटाबेस, एक्जोटिक कलेक्शन डेटाबेस, क्रायोजीन बैंक डेटाबेस, जीन बैंक डेटाबेस, अनदर डिफरेंट हमारे पास में और सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप्स है जो अवेलेबल है हमारे पास में, और स्पेशली हमारे पास ऑल जितने भी ऐप है वो NPGR की वेबसाइट से लिंक है, कोई भी इसको बाहर से और इसको एक्सेस किया जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ इस पर अवेलेबल होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सब्जेक्ट पर इकलौता ऐसा संस्थान है जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सब एक साथ होती है। कृषि में नवाचार बढ़े और युवा वर्ग इससे लाभ ले सकें, इसके लिए संस्थान में 1997 से पादप अनुवांशिक संसाधन यानी PGR विषय में स्नातकोत्तर की सुविधा दी गई है। यह वही वर्ष था जब पहली बार यह पाठ्यक्रम शामिल किया गया। वहीं PGR में PhD पाठ्यक्रम वर्ष 2004-05 से शुरू हुआ। वर्ष 2023 तक PGR विषय में कुल 85 MSc छात्रों, PhD में करीब 46 छात्रों को डिग्रियां दी जा चुकी हैं। डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ और मैंने मास्टर्स और PhD डिग्री IRI के अंतर्गत PGR फैकल्टी में की है। और PGR फैकल्टी के कोर्सेज इस हिसाब से डिज़ाइन है कि हम लोग उस समय जब मैंने PhD पूरी की तो ARS PGR फैकल्टी में नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी PGR फैकल्टी के कोर्सेज के कारण हम स्टूडेंट्स ने दूसरे फैकल्टी में क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, प्लांट ब्रीडिंग में एग्ज़ाम दिया था और हम लोग काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे उसमें सेलेक्ट हुए। और आज मैं और मेरे और साथी जो PGR फैकल्टी के हैं वो काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि PGR फैकल्टी और अच्छे कोर्सेज डिज़ाइन करके ICR को अच्छे साइंटिस्ट प्रोवाइड करेगी। संस्थान 4 मुख्य विषय अनुवांशिक विविधता और फसल भू प्रजातियों की जनसंख्या संरचना का आकलन एवं मूल्यांकन, प्रजाति संबंध और आणविक फाइलोजेनी, बीज संरक्षण और संबंधित सहायक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की सुविधा दे रहा है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PGR संभाग में PhD तृतीय वर्ष में हूँ। मैं लोबिया का किस्मों में उच्च तापमान का तनाव पर काम कर रहा हूँ। मेरा नाम रोजमेरी है, मैं केरला से हूँ। मैं इधर IRI में प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज डिवीज़न में MSc द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उपस्थित प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज संभाग में PhD की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने हमेशा से कृषि वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित ICAR सीनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं IRI जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में अपनी PhD कर रही हूँ। अपनी PhD के दौरान मैं खेसारी फसलों और उसके वन्य प्रजातियों के गुणवत्ता परीक्षा तथा संरक्षण के ऊपर शोध कर रही हूँ। छात्रों के लिए यहाँ बेहतरीन लाइब्रेरी सुविधा भी है। करीब 15,000 पुस्तकों से सुसज्जित इस पुस्तकालय में मुख्य रूप से पादप अनुवांशिक संसाधनों से संबंधित पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। इसके अलावा इसमें अनुवांशिकी, पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, जीव विज्ञान, बीज विज्ञान, फसल विज्ञान, औषधीय पौधे, बागवानी, पादप रोग विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी साहित्य आदि जैसे अन्य विषयों पर पुस्तकें भी शामिल हैं। साथ ही कुछ पेटेंट भी संस्थान ने अपने नाम किए हैं। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न जैव विविधताएं जो हैं उसको ना सिर्फ संग्रहित कर रहे हैं बल्कि इसको जीन बैंक के माध्यम से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में भी रखते हैं और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्टोरेज में भी डालते हैं, जिससे इसको समय समय पर इस्तेमाल किया जा सके। जो विभिन्न हमारे क्षेत्र हैं उसमें वैज्ञानिक
इतने ट्रेंड हैं कि वो ना सिर्फ पुरानी जो जैव विविधता है उनको भी संग्रहित करते हैं, बल्कि नई स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन और उसको वैज्ञानिक परिदृश्य में लाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आप इस संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो चलते चलते आपको इस संस्थान का पता भी बता देते हैं। ICAR राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, पूसा कैंपस, नई दिल्ली 110012। फोन नंबर है 911125843697। ईमेल आईडी है director.nbpgr@icar.gov.in। दोस्तों, आपने इस संस्थान के बारे में खूब जाना। आगे भी हम आपको ऐसे ही कई संस्थानों के बारे में खूब बताएंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एग्री की उड़ान। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज से जुड़ी बेहतरीन जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। हम हैं NBPGR।